हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के 45 क्वेश्चन। बड़े ही महत्वपूर्ण है, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है वो यूपीएससी से लेकर कांस्टेबल तक की एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो अतीत का अध्ययन किया जाता है। यानी अतीत के अध्ययन करने वाले सब्जेक्ट या विषय को हम इतिहास कहते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो वो था हेरोडोटस। कौन था? हेरोडोटस। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो निम्न में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो ये थुसिडाइडिस नाम का एक व्यक्ति था। थुसिडाइडिस, उन्होंने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द स्टीज के रचनाकार कौन थे या द स्टोरिका के रचनाकार कौन थे? तो वो थे हेरोडोटस। कौन थे? हेरोडोटस। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? यानी द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इतिहास को क्रमबद्ध करने का कार्य किया। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो ये हिगल या घेल नामक का एक व्यक्ति था। उन्होंने कहा था इतिहास अपने आप को दोहराता है, इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, हम इतिहास से यह सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यानी आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, इसीलिए वो गलतियां करता है। यानी हम यही सीखते हैं इतिहास से। ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो है हिगेल। हिगेल ने कहा था कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कुछ से भी नहीं सीखता। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। तो किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यानी जो समस्त इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का क्या है? इतिहास है। तो ये कार्ल मार्क्स नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने कहा था कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, जो आपस में पूंजीपति जो साम्यवादी, इनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण को संक्षिप्त वर्णित करता है? तो कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण को संक्षिप्त वर्णित करने वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है बी। यानी इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच, एक तो शोषक जो शोषण करने वाले, एक शोषित जिनका शोषण हुआ है, उनके बीच संघर्ष का सिलसिला है। यानी शोषक और शोषित जो वर्ग है उनके बीच संघर्ष का क्या है? सिलसिला है। आगे हम बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर है मार्क्स। किसने किया? मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष यानी कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो ये समझाया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है उसकी मदद से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को कार्ल मार्क्स ने समझाया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 है, इतिहास विगत की राजनीति है। यानी इतिहास है वो प्राचीन काल के अंदर या अतीत के अंदर जो राजनीति थी वही इतिहास है। ये कथन किसका है? ये सीले का है। एकदम राइट कथन है, सीले ने ये कहा था और ये हकीकत भी है कि जो अभी वर्तमान में राजनीति हो रही है वो आने वाले टाइम के अंदर क्या होगी? इतिहास होगी। आगे हम सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 के अंदर लेखक है जिनके द्वारा इतिहास के बारे में जो कहा गया है, वो मिलान वाला तो इसमें हमने टाइप नहीं किया, लेकिन हम बता देते हैं आपको। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड नाम का एक व्यक्ति है, जिन्होंने कहा था सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यानी इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, वर्तमान के साथ बदलता है। तो ये डेफिनेशन किसने दी? ऑक्सफोर्ड ने दी। आगे ट्रेवलियन ट्रेवलियन है, ट्रेवलियन लेखक ने इतिहास की जो परिभाषा दी थी वो है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है,
इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। इतिहास का महत्व वैज्ञानिक है, लेकिन ट्रेवलियन महोदय ने कहा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है ट्रेवलियन जी की। आगे हम बात करें, जो सी ऑप्शन है कालिंगवुड। कालिंगवुड की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। यानी संपूर्ण जो इतिहास है विचारों का इतिहास है। किसका इतिहास है? विचारों का इतिहास है। ये किसने कहा? ये कहा था कालिंगवुड ने कहा। बुरी के अनुसार इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है। इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। यानी विज्ञान से कम भी नहीं है और विज्ञान से अधिक भी नहीं है। इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इससे अधिक नहीं। यानी ये कहता है इतिहास स्वतः मात्र एक क्या है? विज्ञान है। इससे कम भी नहीं है ये विज्ञान से और विज्ञान से अधिक भी नहीं है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? समस्त इतिहास है वो समकालीन इतिहास है। ये किसने कहा था? ये कहा था बेनिडिटो क्रोचे ने। बेनिडिटो क्रोचे ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है। ये किसने कहा था? इतिहास वर्तमान और अतीत यानी भूतकाल के बीच अंतहीन वार्ता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था E.H. कार ने। E.H. कार ने कहा था। आगे हम बात करिए क्वेश्चन नंबर 16 की। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC यानी जो तिथियां होती है जैसे 1504 BC, इसका BC का तात्पर्य क्या है या संक्षिप्ताक्षर क्या है? तो BC का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा से पहले। इसको हम ईसा पूर्व भी कहते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या है? जो एडी है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका एनो डोमिनी इसका पूर्ण रूप है। आगे हम बात करें वर्ष 50 ईसा पूर्व है। वर्ष है 50 ईसा पूर्व है, उसका तात्पर्य वर्ष 150 ईसा पूर्व से पहले आता है? नहीं, इससे पहले नहीं आता है। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है? यस, 150 ईसा पूर्व, फिर 140, ऐसे फिर 100 ईसा पूर्व या BC, फिर 90 ईसा पूर्व, फिर 50 ईसा पूर्व, फिर 20 ईसा पूर्व, फिर 10 ईसा पूर्व, फिर 0 ईस्वी। 0 के यानी जो 0 है उस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसके बाद में ईस्वी लगता है, जैसे 1 ईस्वी, 100 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2023 या 25 ईस्वी, इस प्रकार ये चलता है। तो इसका आंसर होगा वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। कौन? वर्ष 50 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 19। वर्ष 1015 किस शताब्दी में आता है? तो वर्ष 1015 जो ईस्वी है वो 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। याद रखने की ये बात है कि शताब्दी हमेशा एक आगे चलती है। जैसे 1101 से लेकर 1199 तक 12वीं शताब्दी है, फिर 1200 तक मान लो आप, 1200 तक 12वीं शताब्दी है, और फिर 1201 से लेकर 1300 तक 13वीं शताब्दी होगी। ये शताब्दी हमेशा क्या होती है? एक आगे होती है। इसलिए 1015 है ईस्वी, तो 11वीं शताब्दी ईस्वी होगी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
तो सूची 1 में संवत्सर और सूची किस समय से गणना है इसकी, तो विक्रम संवत, विक्रम संवत है वो है 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। फिर शक संवत 78 ईसा पूर्व, सॉरी 78 ईस्वी, कनिष्क के द्वारा लागू की गई थी इसको, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, तो 78 ईस्वी। गुप्त संवत चंद्रगुप्त के समय 320, कहीं कहीं आपको 319 भी देखने को मिलता है। गुप्त संवत है वो 320, और कली संवत्सर ये 3102 ईसा पूर्व है, 3102 ईसा पूर्व है। तो गुप्त संवत अगर आपको ज्ञात करनी है, जैसे 2025 से भी, जैसे मान लेते हैं 2025 या 2024 मान लेते हैं, 2024 है, तो 2024 की जगह आपको याद करनी है, जैसे विक्रम संवत ज्ञात करनी है, तो विक्रम संवत आपको ज्ञात करनी है, तो आपको माइनस करने होंगे 58, 58 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी, आपकी विक्रम संवत आ जाएगी। अगर आपको शक संवत ज्ञात करनी है, तो शक संवत आपको ज्ञात करनी है सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 सुमेलित करना है सूची 1 से सूची 2 को। विक्रम संवत की हम बात करें तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व है। शक संवत की बात करें तो कनिष्क ने चलाई थी 78 ईस्वी में, और कुछ कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। गुप्त संवत की बात करें तो गुप्त संवत 320 या 319 भी आपको कहीं कहीं मिलता है। कली संवत्सर की बात करें तो कली संवत्सर है वो 3102 ईसा पूर्व की है। जैसे आपको 2024 के अंदर पूछा जाए कि अभी कौन सी शक संवत चल रही है या कौन सी विक्रम संवत चल रही है, तो इसके अंदर आपको 58 ऐड करने होंगे, क्योंकि 58 पीछे थी ना, 58 ऐड करने पड़ेंगे। 58 ऐड करते ही आप जैसे 8 और 4 12, ये 8 और ये 20, यानी 2082। अभी 2082 विक्रम संवत चल रही है। विक्रम संवत कौन सी है, 2082। अगर आपको पूछ लिया जाए कि शक संवत कौन सी चल रही है, तो शक संवत 0 से, ये जो अभी जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो हमारी अंग्रेजी जो साल है वो तो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन ये जो शक संवत है वो 78 से स्टार्ट हुई है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 2024 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 78। 78 को आप माइनस करोगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 14, तो 14 में से माइनस करोगे 8 तो 6, और 1 में से 7 जाएगा नहीं, इधर से ले लेंगे 1 और, तो 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए तो 4, और इधर 19 बच गए, तो 1946। 1946 है वो चल रही है शक संवत। कौन सी चल रही है, शक संवत। ये तो हो गई शक संवत और ये हो गई विक्रम संवत। उसी प्रकार अगर ये आपको ज्ञात करनी है कली संवत, तो 2024 के अंदर आपको ऐड कर देना। और जैसे आपको हिजरी संवत आपको ज्ञात करनी है 776, ये माइनस कर देना, हिजरी संवत आ जाएगी। आगे दोस्तों हम बात करें 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21 की। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत प्रारंभ होता है 58 या 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व मान लो या 58 ईसा पूर्व, ये 58 इसमें कर दे, 57 कर देते हैं। इसको 58 ही मान लेते हैं, क्योंकि कई किताबों में 57 आते हैं, तो ऑप्शन में अगर 57 और 58 दोनों है तो 58 ही आप कर देना, 58 ईसा पूर्व है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस संवत पर आधारित है, तो कौन से संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। गुप्त संवत 319-20 ईस्वी का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, किसको जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाता है या चंद्रगुप्त सेकंड को जाता है, तो इसमें है चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था, तो अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में इस संवत का प्रारंभ किया था। राज्यारोहण
के स्मारक के रूप में इसका प्रारंभ किया था। आगे हम बात करें 26 की, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुई थी, राइट। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुई, तो ये भी सही। गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुई, ये भी सही है। भारत में मुसलमानों का शासन युग 1192 में शुरू हुआ, ये गलत है, ये गलत है। मुसलमानों का शासन जो होता है 782 के आसपास प्रारंभ, 712 में प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2, सॉरी जो सी ऑप्शन है उसमें 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाएंगे। आगे हम बात करें 27 की, हर्षवर्धन ने 606 में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? यह भी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ये शुरुआत की थी। किसने? हर्षवर्धन ने, क्योंकि हर्षवर्धन 606 के अंदर जो कन्नौज है उसका शासक बनता है। आगे हम बात करें 28 की, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा संवत जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत के नाम से जाना जाता है या कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो इसका आंसर होगा त्रिकूटक संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो चालुक्य जो विक्रम संवत है उसका प्रचलन विक्रमादित्य 6 ने किया था। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो वो लक्ष्मण सेन को है, जिन्होंने लक्ष्मण संवत चलाई थी। कौन सी? लक्ष्मण संवत चलाई थी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष था? तो दिसंबर 2009 के अंदर जो शक संवत का वर्ष था, तो इसमें आंसर हो जाएगा, माइनस कर दो इसमें से 78, तो 9 में से 8 गए 1 और 200 में से 7 गए 193, यानी 1931। 2009 के अंदर 1931 शक संवत था। आगे हम बात करें 32 की, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा। यानी आपको विक्रम संवत है उसको ईस्वी संवत के अंदर रूपांतरित करना है, तो आपको माइनस करना होगा। कितना माइनस करना है? यह करना होगा 58 माइनस करते ही 70 में से 58 माइनस करो, 2 तो ऊपर बच गए, 12, 13, यानी 2013 ईस्वी। आंसर हो जाएगा 2013 ईस्वी। विक्रम संवत और शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतराल है? तो 135 वर्ष का है, क्योंकि वो तो 58 में चली थी, और वो कब चलता है? वो चलता है 78 ईस्वी के अंदर, और ये 58 ईसा पूर्व है, तो बराबर कितना हो गया? 135। पुलिकेशियन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक संवत या शक वर्ष 465 अंकित दिनांकित है। यदि इसमें विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो हमें क्या करना होगा? ये शक संवत में, अगर आपको विक्रम संवत में इसको दिनांकित करना है तो इसके अंदर आपको 135 जोड़ने होंगे। 135 जोड़ते 5 5 क्या हो जाएंगे? 0 10, और 6 3 और 1 ये भी हो जाएगा 10, और 4 1 5 और 6, यानी 600 विक्रम संवत हो जाएगा। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, राजस्थान सरकार के कैलेंडर विक्रम संवत 2063 लिखा है, कैलेंडर के ऊपर 2063 लिखा है, तो शक संवत क्या होगा? तो शक संवत क्या होगा? इसके अंदर आपको माइनस करना होगा 135। 135 माइनस करोगे, 13 में से 15 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा, और फिर इधर 5 रहे, 5 में से 3 माइनस 2 यानी 1928 साके हो जाएगा। आगे हम बात करें 36 की, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसे समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक जो अवशेष होते हैं उनके कार्मिक निक्षेप को, जो भौतिक अवशेष की जो कार्मिक जो लेयर्स होती है उनके निक्षेप को समझने के लिए स्तर विन्यास पद्धति को अपनाया जाता है। कार्बन 14 तिथि निर्धारित पद्धति का विकास किसने किया? तो जो कार्बन या C14 जो तिथि निर्धारित पद्धति है उसका विकास किसने किया? तो विलर्ड लिव्वी के द्वारा इसका किया गया। काष्ठ, अस्थि, शंख के पुरातात्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सा जो पैमाना है अपनाया जाता है? वो है कार्बन C14। कार्बन C14 के द्वारा हम लकड़ी है, अस्थि है, शंख है, इनके जो पुराना जो कार्य काल समय होता है, टाइम होता है, उसको निर्धारित किया जा सकता है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु उपयुक्त होती है। तो ये जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए उपयुक्त होती है।
आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की। प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, प्रागैतिहासिक का अंत और इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना प्रारंभ किया था। मानव ने जब लिखना प्रारंभ किया था। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब होता है? भारत के संदर्भ में जो ऐतिहासिक काल है उसका आरंभ कब होता है? तो इसका आरंभ 600 ईसा पूर्व यानी जो महाजनपद काल है तब से होता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह प्रमाण मिलता है, इसमें लिखने का, लेखन का प्रमाण मिलता है, लेकिन लेखन को पढ़ा नहीं जाता, जिसके कारण इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। आगे हम बात करें 43, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चेतर ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किसके एक तदनुरूप है? तो 22 मार्च या 21 मार्च को यानी एक चेतर शुक्ल प्रतिपदा आती है और उसे हिंदू नव वर्ष के नाम से जाना जाता है। बहुत ही यह अच्छा क्वेश्चन है जो आईएएस में भी 2014 के अंदर पूछा गया था, प्री एग्जाम्स के अंदर। आगे हम बात करें 44 क्वेश्चन की। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटने का रिवाज चलाया? तो ये रिवाज है वो सेलेरियस नाम का एक व्यक्ति था जिसने चलाया, सेलेरियस ने। आगे हम बात करें 45, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में जो महत्वपूर्ण सूचना है वो अल ब्रूनी ने दी थी। इस प्रकार दोस्तों हमारे ये 45 क्वेश्चन बड़े ही शानदार और बहुत ही जानदार क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे और दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। प्यारे दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ जो सीरीज नंबर 2 होगा और उसके अंदर ऐसे ही 45 या 45 से अबव क्वेश्चन होंगे, बड़े ही शानदार क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार हम धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल को कंप्लीट करेंगे जो आपके आईएएस या पीसीएस या अदर जो एग्जाम्स है उनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।